कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। 24 का चुनावी रण खत्म हो चुका है। समाजवादी पार्टी अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। अखिलेश यादव के कंधों पर अब केंद्रीय राजनीति का भार भी आ गया है। अखिलेश करहल सीट से विधायक भी हैं और अब कन्नौज से चुनकर संसद भी पहुंच चुके हैं। तो अखिलेश यादव का करहल से इस्तीफा तय माना जा रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि अगर दिल्ली चले अखिलेश तो कौन संभालेगा प्रदेश? क्या शिवपाल यादव को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी मिलेगी या फिर कोई और विकल्प तैयार है? हालांकि शिवपाल यादव पार्टी के वरिष्ठतम नेता हैं, परिवार के सदस्य हैं और नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी का अनुभव भी रखते हैं। और सवाल यह भी कि क्या 24 में कारगर साबित होने वाला पीडीए प्लान 27 में भी असर दिखाएगा? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज की महाबहस, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। अखिलेश का दिल्ली प्लान, यूपी में शिवपाल को कमान। जब दो जगह से चुनाव में जीत गया हूँ तो एक सीट छोड़नी पड़ेगी। तो बहुत जल्दी में विधानसभा में अपना जो हमें सीट छोड़नी है उसकी जानकारी दे देंगे। तो हम लोग तय कर लेंगे, फैसला यही हो कि जिससे पार्टी को और मजबूती मिले, पार्टी का और वोट बढ़े। समाजवादी पार्टी किसको सौंपेगी यूपी की अगुवाई? पीडीए प्लान कारगर, 24 के बाद 27 में असर। सफलता का सेहरा, यूपी में एसपी का नया चेहरा। सांसद के रूप में लोकसभा में रहना है या विधानसभा में रहना है, ये फैसला आदरणीय अखिलेश यादव जी को करना है, पार्टी नेतृत्व को करना है। जनता के मुद्दों पर इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी सभी एक हैं और मजबूत विपक्ष सरकार को मजबूर करेगा कि वो जनता के लिए काम करे। यदि वो विधानसभा से इस्तीफा देते हैं तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक तौर से विधानसभा में नेता विपक्ष या नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी किसी एक को देनी होगी। उसमें समाजवादी पार्टी के वरिष्ठतम सदस्य हैं शिवपाल सिंह यादव, जो परिवार के भी सदस्य हैं और पूर्व में नेता विपक्ष रह भी चुके हैं। और चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। आलोक अवस्थी जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे बीच में हैं, अशोक यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अभिमन्यु त्यागी जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे बीच में हैं, वो भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। इसके अलावा डॉक्टर परमवीर सिंह राजनीतिक विश्लेषक हमारे बीच में हैं, स्वागत है आपका। रतिभान त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच में हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। शुरुआत अशोक यादव जी चर्चा की आप ही से करते हैं। अब तो ये तय माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने जो अच्छा परफॉर्म उत्तर प्रदेश में किया है, उसके बाद उसकी भी सीटें बढ़ी, कांग्रेस की सीटें बढ़ गई और अखिलेश यादव का फोकस अब केंद्र की राजनीति पे होगा। तो अब सवाल यह है कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी की कमान किसको दी जाएगी? विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा? शिवपाल यादव का नाम लिया जा रहा है। अशोक जी देखिए आस्था जी, सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश की जनता का तहे दिल से स्वागत करता हूं कि उसने समाजवादी पार्टी को इतनी बड़ी सफलता दी। सबका इसमें सहयोग है। इसमें देखिए, इसके अलावा जो आपने सवाल पूछा कि नेता विपक्ष का किसको दर्जा मिलेगा, ये बहुत ही रहस्यमय सवाल आपने पूछ दिया। ये बहुत ही रणनीतिक सवाल है और इसका जवाब इतना आसानी से आपको नहीं मिलेगा। इसका जवाब को लेकर के मंथन चल रहा पार्टी के अंदर और हर स्तर पे बातचीत चल रही है। चूंकि हमारा जो अगला निशाना है उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव, और उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव को लेकर के पार्टी की जो सफलता मिली है और इसी तरह की सफलता को हम लोग दोहराने के लिए अभी से अपनी कमर कस चुके हैं। लगातार कुछ भी ऐसा काम समाजवादी पार्टी नहीं करने जा रही है जिससे समाज में कोई मैसेज ऐसा जाए कि जिससे हमारा नुकसान हो जाए। तो राष्ट्रीय ध्वज जी का यही मानना है कि हम जो नेता प्रतिपक्ष का पद पार्टी में अंदरूनी स्तर पर इस पे बातचीत चल रही है और जैसे ही बातचीत कंफर्म हो जाएगी, ये सारी घोषणाएं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा की जाएंगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश देखिए बहुत बड़ा प्रदेश है और इसमें जो जनता ने, लोगों ने कहा ना कि कभी अयोध्या की जनता को लोग टारगेट कर रहे हैं, कभी काशी की जनता को लोग टारगेट कर रहे हैं, लेकिन नहीं टारगेट करना चाहिए। आप ये बताइए, अयोध्या में जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में
अयोध्या समेत, काशी समेत आज 60 लाख अभ्यर्थियों के पेपर लीक हुए। क्या उसमें अयोध्या के लोग नहीं थे? क्या अग्निवीर के शिकार अयोध्या के लोग नहीं थे? आस्था जी, क्या महंगाई बेरोजगारी का शिकार अयोध्या के वासी नहीं थे? हर वो लोग अयोध्या के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश का, पूरे हिंदुस्तान के लोग प्रताड़ित थे योगी और मोदी की नीतियों से। इसलिए उन्होंने इस तरह का मैंडेट दिया और समाजवादी पार्टी जो जनता के विश्वास ने, जो जनता ने विश्वास हमारे ऊपर व्यक्त किया, हम उस विश्वास को कायम रखते हुए अगला कदम हम उठाएंगे। चर्चा इस पर भी होगी कि क्या ये जो पीडीए की रणनीति आप लोगों की कारगर रही मौजूदा चुनाव में, क्या इसको आगे भी इसी तरह कंटिन्यू करेंगे आप, क्योंकि अब अगला टारगेट उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है। मैं इस पर लौटूंगी, लेकिन चर्चा में अभिमन्यु त्यागी जी को मैं, माफ कीजिए अभी वो पैच नहीं हुए हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता परमवीर सिंह जी को लेकर आना चाहूंगी, राजनीतिक विश्लेषक। परमवीर सिंह जी, अखिलेश यादव का फोकस जाहिर तौर पर अब केंद्र की राजनीति में है, तो अब मुझे यह बताइए कि इसका उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पे कैसा असर पड़ता हुआ आप देख पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सीटें बहुत बढ़ गई हैं, लोकसभा के अंदर भी आप देखिए विपक्ष का रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है, सीटें ज्यादा हैं, मुद्दे उठेंगे, हल्ले हंगामे भी होंगे, और अब उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश चुनाव का भी वक्त है, उससे पहले बिहार के अंदर भी चुनाव होना है। तो कहीं ना कहीं जब लोकसभा में कुछ होता है या राज्यसभा में कुछ होता है तो उसका असर प्रदेश में मुद्दों के तौर पर कहीं ना कहीं चर्चा में आता है, जनता पर इसका असर पड़ता है। तो इसे आप किस तरह देखते हैं अब इस परिस्थिति को? गुलजार साहब की तो लाइनें हैं, चाहे वो समिति के बारे में लिखते हैं, काम किया है, नो डाउट। इसमें जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं परिणाम आए हैं, इतना मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी ने भी अनुमान नहीं लगाया होगा जितना उनको अनुमान आया है। अगर इन्हीं चीजों को हम बाइफरकेट करके देखिए, एक लोकसभा लगभग 3 से 4 विधानसभाओं के बराबर होती है, वहां पर उनकी पार्टी का वोट बैंक खड़ा हुआ है, वोट बैंक बना है। लेकिन यहाँ पर अब हमें ध्यान करना होगा, अखिलेश जी सरकार में नहीं थे, जो भी उन्होंने जनता से वायदे किए हैं वो सिर्फ वायदे ही किए थे। अब उनके ऊपर खड़ा उतरना ये बहुत बड़ी बात होगी, लिटमस टेस्ट होगा ये कि आपने पीडीए का नारा दिया, आपने उसी समाज के लोगों को टिकट देकर आपने लोकसभा पहुंचाने का काम किया। लेकिन परमवीर सिंह जी, इस रणनीति में उनको जीत हासिल हुई है, उत्तर प्रदेश के अंदर इतना बड़ा उलटफेर हो गया है और केंद्र स्तर पर भी विपक्ष अब मजबूत हो चुका है, इससे उनको सफलता मिली है। देखिए, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। इसका एग्जांपल हमें क्लियर मिलता है दिल्ली के यहाँ से। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी को पूरी विधानसभा दे दी गई थी, ऐसी बम्पर मेजोरिटी मिली थी कि क्या कहने किसी के। लेकिन जब चुनाव लोकसभा के आए तो मामले उलट गए थे। तो ये चीज, ऐसा सिनेरियो ऐसा भी हो सकता है कि आपको विधानसभा में कुछ उलट दिखे। यानी इस फॉर्मूले से आप ये कहते हैं कि केंद्र के मुद्दों का असर या केंद्र की राजनीति का असर जरूरी नहीं कि यूपी विधानसभा पर उसी तरह हो, या इन मुद्दों का असर यूपी विधानसभा पर भी हो। हमारे साथ आलोक अवस्थी जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता, स्वागत है आपका, और साथ ही अभिमन्यु त्यागी जी भी जुड़ गए, कांग्रेस के प्रवक्ता। तो सबसे पहले अभिमन्यु जी, आप ही से इस बात की प्रतिक्रिया कि अब अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी, एक तरह से कांग्रेस को शुक्रगुजार होना चाहिए, उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस की भी इतनी सीटें आ गई, उसमें सीधे सीधे समाजवादी पार्टी का हाथ है, लेकिन अब उनका फोकस केंद्र के मुद्दों पर है और यूपी बहुत अहम है, चाहे वो विधानसभा में सीटों के लिहाज से हो या लोकसभा में सीटों के लिहाज से हो। तो अब फोकस केंद्र पर रहेगा, तो यहां विपक्ष की क्या रणनीति है? आप लोग साथ साथ हैं विधानसभा के लिहाज से, अभी भी कौन नेता प्रतिपक्ष होगा? देखिए, निश्चित तौर पर अब जब गठबंधन हुआ, हम लोग साथ बैठे हैं और संविधान बचाने के लिए जो एक मुहिम चलाई, तो उसमें राहुल जी, प्रियंका जी, अखिलेश जी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा और उसका रिजल्ट भी सामने है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने साथ मिलकर चुनाव में जितनी मेहनत कर सकते थे साथ में मेहनत करी, और जहां जहां कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी लड़े 17 सीटों पर, वहां समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी हमारे साथ खड़ा हुआ था। और देखिए, उत्तर प्रदेश में ही नहीं, देश में भी जहां जहां जरूरत रहेगी तो इंडिया अलायंस का जो भी कार्यकर्ता होगा, जिस भी दल का होगा, वो जो तानाशाही वाली सरकार है, केंद्र सरकार, इनको जरूर निश्चित तौर पर अब लगेगा इनको कि एक विपक्ष है, एक मजबूत विपक्ष है। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर पर मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, समाजवादी पार्टी देखिए नंबर 2 की पार्टी है इस समय, क्योंकि सत्ता पक्ष में भाजपा बैठी हुई है और अब पार्लियामेंट इलेक्शन में भी इन्होंने कर दिखाया है और उसका रिजल्ट सामने है। आज समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से बड़ी पार्टी पार्लियामेंट में बन चुकी है। और ये अखिलेश जी या हमारे अशोक यादव जी बैठे हुए हैं, ये अब कायदे से बता पाएंगे ठीक तरह से कि ये इनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, ये क्या डिसीजन लेते हैं, लेकिन हम कहना चाहते हैं ये दोस्ती बरकरार रहेगी। ठीक है, आलोक अवस्थी जी, आलोक जी, INDIA गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में बड़ा उलटफेर कर दिया, अब अगला टारगेट यूपी विधानसभा है और संकेत यही मिल रहे हैं कि अभी भी आगे भी ये लोग साथ साथ रहने वाले हैं। देखिए, जो पिछला अनुभव है इस अलायंस का,
वो तो अच्छा नहीं है। 2017 में भी कांग्रेस साथ में मिलकर चुनाव लड़ी थी और उसके बाद फिर दोनों लोगों में तटस्थता का भाव आया और कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने एक दूसरे को गालियां दी। वहीं आप 2022 के चुनाव में देखेंगे तो छोटे छोटे दलों के साथ अखिलेश यादव जी ने गठबंधन किया और उसके बाद सभी नेताओं से उनका वियोग हो गया और सबने अच्छे अच्छे शब्दों से आदान प्रदान किया। हमने 2024 के चुनाव से ठीक पहले भी देखा था कि चिरकुट नेता और छोट भैया नेता तरह की उपाधियां दी गई थी, लेकिन आपका गठबंधन जीता है, आपको सीटें मिली हैं, लेकिन जो महत्वाकांक्षा है नेताओं की, जिस तरीके से राहुल गांधी जी की महत्वाकांक्षा है, दिल्ली में अखिलेश यादव जी की भी महत्वाकांक्षा है, उसको कैसे वो आपस में उनका ईगो क्लैश नहीं करेगा। क्योंकि अभी तो झूठ बोल करके और तमाम तरह के सब जवाब दिखा करके हमने देखा है, लाइन लगा करके लोग कांग्रेस के दफ्तर में वो गारंटी कार्ड लेके खड़े हैं कि हमको 1 लाख रुपया मिले, हमको जो है गारंटी दी है कांग्रेस सरकार ने। तो अब सारा झूठ खुल रहे हैं, जनता को सब दिख रहा है। मुझे नहीं लगता है कि 2027 के चुनावों में ये गठबंधन इकट्ठा रह पाएगा। विधानसभा के चुनाव जो है वो लॉ एंड ऑर्डर के उस पर लड़े जाएंगे, तमाम तरह, यानी आप ये कहना चाहते हैं विधानसभा चुनाव में मुद्दे अलग होंगे और तब तक का समय भी आप लोगों के पास है कि फिलहाल जो सेटबैक आप लोगों को लगा है या जो फिलहाल डेंट आप लोगों को लगा है उस पर आप सोचेंगे, विचारेंगे। बहरहाल उस लड़ाई में अभी वक्त है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं रतिभान त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार। रतिभान जी, अब समाजवादी पार्टी का चेहरा कौन होगा उत्तर प्रदेश के अंदर? अगर नेता प्रतिपक्ष के लिहाज से मैं पूछूं, वरिष्ठतम नेता शिवपाल यादव हैं, लेकिन कुछ और नामों पर भी मंथन चल रहा है। जी आस्था जी, दरअसल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में पूरी ताकत के साथ उभरी है। उनके गठबंधन समेत उनके 43 MP हो गए हैं, 37 उनके अपने निजी हैं और उन्होंने पीडीए के आधार पर ये चुनाव लड़ा था, इसमें कोई दो राय नहीं। पीडीए की छाप उन्होंने छोड़ने की कोशिश की और वो इलेक्शन में दिखाई पड़ी। जो दलित वोट उन्हें नहीं मिला करता था पिछले लोकसभा चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाता दिखा था, वो इस बार समाजवादी पार्टी को जाता हुआ दिखाई पड़ा है। ये भी अब कोई दो राय इसमें नहीं रह गई है। तो कुल मिलाकर जब चुनाव नेता प्रतिपक्ष के होने की बात होगी तो वो परिवारवाद का ठप्पा लगाना पसंद नहीं करेंगे। वो पीडीए में से जो दलित या बैकवर्ड कोई और चेहरा होगा परिवार के बाहर का, संभवतः अखिलेश यादव उसी को पार्टी में नेता प्रतिपक्ष बनाना चाहेंगे पार्टी का। लेकिन रतिभान जी, क्या इससे सवाल नहीं उठेगा क्योंकि पूर्व में भी वरिष्ठ नेताओं का सम्मान समाजवादी पार्टी के अंदर एक बड़ा मुद्दा रहा है कि साइडलाइन किया गया, वरिष्ठ नेताओं का सम्मान नहीं होता, चाचा का सम्मान नहीं। हम सब ने देखा कि ये सब कुछ बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा, इसको लेके बहुत सी खींचतान जो है समाजवादी पार्टी के अंदर भी हुई। तो किसी और नाम का ऑप्शन शिवपाल यादव को साइड रख के, मतलब जो आपका आकलन है फिलहाल, तो इससे क्या नकारात्मकता नहीं फैलेगी पार्टी के अंदर या फिर इससे क्या संदेश जाएगा? देखिए, उन्होंने पीडीए का जो एक खांचा बनाया है, एक ग्राफ बनाया है, उस ग्राफ के आधार पर मैं ये बात कह सकता हूँ, उस अनुभव के आधार पर, कि जब परिवार में शिवपाल यादव ऑलरेडी विधायक हैं ही, शिवपाल यादव के बेटे सांसद हो गए हैं, तो अब शिवपाल यादव जी की जो बड़ी महत्वाकांक्षा थी कि उनका बेटा भी किसी सदन में पहुंच जाए, वो पहुंच गए, उनके बेटे आदित्य यादव। तो अब इस बात का अखिलेश यादव पर ठप्पा नहीं लगा रहेगा कि नहीं उन्होंने चाचा कुछ दिया नहीं, चाचा के हिस्से में कोई बात कही नहीं। लेकिन अगर वो परिवार के ही आदमी को नेता प्रतिपक्ष बनाते हैं, अपने चाचा को बनाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी समेत दूसरे दल उन पर इस बात का निशाना साधेंगे और कहेंगे कि देखिए फिर परिवारवाद पर आ गए, फिर वही 5 लोग कुल मिलाकर पार्टी चलाना चाहते हैं। और जो शेष बैकवर्ड समाज है, जो दूसरे अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं या दलित समाज के लोग हैं, वो कहेंगे देखिए तो परिवार में ही आपस में बांट ले रहे हैं, हमें तो कुछ मिल नहीं रहा। जिस बात को रतिभान जी कह रहे हैं, मुझे लगता है इसी अगर मैसेज देने के लिए किसी और नाम को आगे किया गया शिवपाल यादव के नाम के अलावा कि भाई परिवारवाद नहीं है या क्या, वैसे तो आप देखिए कि परिवार के सभी सदस्य चुनाव जीत करके लोकसभा पहुंचे जिनको टिकट दिया गया था, लेकिन कोई और अगर नाम सामने आता है तो एक बार क्या फिर से वही बातें या चर्चा नहीं उठेगी कि भाई उनकी वरिष्ठता का सम्मान नहीं किया गया, सीनियर लीडर हैं, पूरा जीवन उन्होंने भी पार्टी को दिया है, तो उनका सम्मान नहीं हुआ?
सर जी, मुझे लगता है अखिलेश जी इस बात से बिल्कुल नहीं डरेंगे कि उनके ऊपर परिवारवाद का आरोप लगेगा, क्योंकि अगर ऐसा उसके मन में कोई वहम होता या डर होता या मतलब हिचक होती तो वो अपने परिवार के 5 लोगों को MP लोकसभा ना लड़वाते। अभी आप यहाँ पर देखिए, अभी जो आंकड़े आए हैं उसमें यादव कम्युनिटी से 5 लोगों को टिकट दिया गया, तो 5 लोग सैफई परिवार के थे, तो अखिलेश जी बिल्कुल नहीं इस बात से हिचकिचाएंगे। और जहां तक बात है, देखिए अगर शिवपाल जी ने लोकसभा नहीं लड़ी, पहले बदायूं से उनका नाम चल रहा था, फिर वो बैकऑफ हुए, तो मुझे लगता है इसकी थी कि अगर अखिलेश जी दिल्ली जाएंगे तो पीछे से मोर्चा संभालने के लिए घर का व्यक्ति होना चाहिए। देखिए देश में अगर आप जम्मू कश्मीर चलिए, आप तमिलनाडु तक जाएंगे, जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां जो एक परिवार संचालित होती हैं, वो लोग पार्टी के ऊपर अपना कब्जा बहुत अच्छे तरीके से मजबूत बना के रखते हैं। चाहे स्टालिन जी का देखिए, हमने वीडियो देखा था कि तमाम जो नए नवनिर्वाचित MP हैं वो बैठे हुए कुर्सी पे, उनके पैरों को हाथ लगाते हुए गिफ्ट देते हुए जा रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगे इस मामले में। मायावती जी ने देखिए अपने भतीजे को कर दिया था आगे, अपना उत्तराधिकारी कर दिया था। परिवारवाद की मतलब जो क्षेत्रीय पार्टी है बिल्कुल नहीं घबराएंगी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अब भाजपा के साथ भले है, लेकिन वहां पर जयंत चौधरी जी सब कुछ है, वो वन मैन आर्मी के शो में ही चलता है। पंजाब में चले जाइएगा तो वहां पर प्रकाश सिंह बादल जी के बाद उनके बेटे सुखबीर सिंह बादल है आगे, जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला जी हैं, तो ये तो वहां पर तृणमूल कांग्रेस में भी बनर्जी में आगे उनके भतीजे का ही नाम चल रहा है ना, बिल्कुल नहीं घबराएंगे मामले पे बोलो। ठीक है अशोक यादव जी, अब सवाल यह है कि विधानसभा में अब जब बहसें होंगी या सत्र चलेगा तो विपक्ष की तरफ से मौखिक रूप से या मजबूती के साथ पार्टी का पक्ष कौन रखता है? वो जो हमने देखा था सदन के अंदर वाद विवाद, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव का, अक्सर बड़े दिलचस्प किस्से भी वहां से निकले, किसने किस बात का जवाब किस अंदाज में दिया। तो अब उस भूमिका में एक धड़ा ये मान रहा है कि शिवपाल यादव, उनकी एलिजिबिलिटी सबसे हाई है, और दूसरा धड़ा ये कहता है कि कोई और भी नाम हो सकता है, क्योंकि परिवार से इतर एक मैसेज देने की कोशिश हो कि भाई आम कार्यकर्ता का या कोई ऐसा कार्यकर्ता जो लंबे वक्त तक पार्टी की सेवा कर रहा हो उसको दिया जाए। देखिए आस्था जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। जो विधानसभा का जो आपने जिक्र किया, विधानसभा में जिस तरह से माननीय अखिलेश यादव जी ने कटाक्ष जो किया करते थे और जिस लहजे में और जिस शालीनता से कटाक्ष करते थे, उस तरह का कटाक्ष हमारी पार्टी में फिलहाल अभी कोई उस लेवल का कोई नहीं है जो इतना हाजिर जवाब हो और किसी भी सवाल को इतना बढ़िया जवाब दे दे। हम लोग सीखते हैं, हम लोग बोलने के पहले आते हैं तो उनको सुन के आते हैं, तो वो चीज तो कमी तो खलेगी। लेकिन उसके अलावा जो दूसरा सवाल आपका था कि कौन होगा नेता विपक्ष, मैं आपको बता दूं कि जो भी नेता विपक्ष होगा, यहाँ पे जो भी हमारे पत्रकार साथी अपने वक्तव्य रख रहे हैं उसमें माननीय शिवपाल चाचा का भी डिसीजन रहेगा। हाँ। ऐसा नहीं कि अखिलेश यादव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो जो बोल देंगे वही हो जाएगा। जो भी वो बोलेंगे वो माननीय शिवपाल जी से या हमारे पार्टी जो भी वरिष्ठ नेता हैं सबसे सलाह मशविरा करके तब वो नेता प्रतिपक्ष का चुनाव होगा। और मैं फिर बात बता रहा हूं आपको, उसमें माननीय शिवपाल यादव जी का भी डिसीजन शामिल रहेगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के डिसीजन में। इसलिए कोई पार्टी में कोई इसमें खींचतान नहीं है, न तो कोई दिक्कत होने जा रही है। सबसे बड़ा जो सवाल है आस्था जी वो ये है जो अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि चुनाव मुद्दे अलग अलग होते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस तरह से जो मैंडेट दिया है वो मोदी जी को भी हराने का काम किया है और योगी जी को भी हराने का काम किया है। क्योंकि जिस तरह से योगी जी दूसरे प्रदेशों में जाया करते थे चुनाव प्रचार करने के लिए, लेकिन जब मैसेज आया कि योगी जी अपने ही प्रदेश में फेल हो गए, तो अब इससे ज्यादा क्या किरकिरी होगी। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि गालियां देते थे ये आप एक दूसरे में, तो ये सवाल कोई माने नहीं रखता। हम लोगों तो एक शालीनता के लहजे में एक दूसरे का विरोध किया था, लेकिन जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर जी इनके साथ जो व्यवहार किए, मुझे नहीं लगता है कि भारत की राजनीति में इस तरह का कोई गालीबाज विधायक या कोई गालीबाज नेता होगा जो इंडिया गठबंधन में है। आज अभी लेटेस्ट जो है जिस तरह की घटनाक्रम इसमें हो रहा है मोदी जी के कैबिनेट में, खींचतान अभी 2 दिन हुआ सरकार बनने में आस्था जी, लेकिन जिस तरह से लेग पुलिंग हो रहा है, जिस तरह खींचतान हो रहा है, क्या आपको लगता है कि ये केंद्र भी चला पाएंगे? जनता को विश्वास है। आलोक अवस्थी जी, क्या कोई असंतुष्टि है कि किसको कौन सा मंत्रालय मिला, कैबिनेट मिलना चाहिए था, राज्य मंत्री क्यों नहीं मिला? कोई ऐसी खींचतान है? विपक्ष इस बात को बढ़ावा दे रहा है। देखिए आस्था जी, अब विपक्ष के पास तो कुछ कहने के लिए नहीं है। वो तो झूठ बोल के चुनाव लड़े थे, लेकिन जनता ने एनडीए के पक्ष में मत दिया और हमको 292 सीट दी है। उसके बाद 12 अन्य निर्दलीय सांसदों ने हमको समर्थन दे दिया। आज 303 का हमारे पास संख्या बल है, तो यह कुछ दिन ये भी चलाएंगे, उसके बाद ये भी बंद हो जाएगा। लेकिन एक बहुत गंभीर बात करना चाहता हूं मैं समाजवादी पार्टी को लेकर के। अखिलेश यादव जी कभी भी शिवपाल यादव जी को अपना नेता नहीं बनाएंगे विधानमंडल दल का,
क्योंकि वो जानते हैं कि इस पार्टी को खड़ा करने में शिवपाल यादव का बराबर योगदान था मुलायम सिंह यादव जी के साथ में। तो जिस समय जबरिया उन्होंने पार्टी घसीटी थी, उस समय शिवपाल यादव को भी बेइज्जत करके बाहर निकाला था और मुलायम सिंह यादव जी ने इसका प्रतिरोध किया था। तो कभी भी अखिलेश यादव जी निर्णय नहीं लेंगे, वो चाहे वो परिवारवाद का बहाना लेकर के उनको हटावें या वो किसी और अन्य बहाने से हटावें। शिवपाल यादव जी के हाथ में, मैं गारंटी पूर्वक कहता हूं, मैं राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, मैंने बहुत समय से मैं राजनीति देख रहा हूं, शिवपाल यादव को कभी भी वो अपनी बागडोर पार्टी के नहीं देंगे, चाहे विधानमंडल दल का हो, चाहे संसदीय दल का हो या उनकी पार्टी का अध्यक्ष को। ठीक है, अभिमन्यु जी, अब उत्तर प्रदेश के अंदर विपक्षी गठबंधन अपने आप को कैसे मजबूत करेगा? विधानसभा में अब अखिलेश यादव की एब्सेंस होगी। अभी तक सवाल, उनके जवाब, उनका अंदाज, उनके वीडियो, वो दिलचस्प चीजें मीडिया भी मिस करेगा कि क्या मुख्यमंत्री कह रहे हैं उसका जवाब अखिलेश यादव दे रहे हैं, फिर वो कुछ कह रहे हैं उनका जवाब मुख्यमंत्री दे रहे हैं। तो उस सरीखा कोई वक्ता जो पार्टी का या विपक्ष की ओर से मजबूती से बात रखे, ये सब कैसे संभव होगा? हाँ सही, देखिए पार्टी के जो बड़े नेता होते हैं वो जिसको जिम्मेदारी देंगे उसके साथ ताकत जोड़ देते हैं, और संघर्ष का नाम ही इस समय इंडिया अलायंस बन चुका है। और जहां तक देखिए भारतीय जनता पार्टी की बात है, तो जो भी जन विरोधी जो इनके काम है उसको जैसे पहले उठा रहे थे उसी तरह से उठाएंगे। और अब की बार जो उम्मीद है पूरी, वो ये है कि जनता ठीक से सुनेगी, क्योंकि अब की बार चुनाव में भी पूरा न्याय इंडिया अलायंस के साथ नहीं हो पाया था। जनता का मानना था कि एक मीडिया का एक बहुत बड़ा वर्ग वो कहीं ना कहीं भाजपा का जो प्रोपेगेंडा था कि ये 400 पार कर रहे हैं, यूपी में 80 की 80 लोकसभा जीत रहे हैं, तो ये इस तरीके के प्रोपेगेंडा में जो जनता को गुमराह भी कर रहा था, अब की बार जनता ने देखिए ठान लिया है कि उत्तर प्रदेश में भी अब की बार इंडिया अलायंस की सरकार बनाएंगे। और जो मुद्दे आधारित है, अब की बार भावनात्मक मुद्दा नहीं चला, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, इन मटन से लेकर ये कहां कहां पहुंच गए थे। तो असली बात यह है, ये मुजरे की बात नहीं है जो खुद प्रधानमंत्री जी ने इतनी इस तरीके के मुद्दे लेकर आए थे। जनता कहती है रोजगार, रोटी, तो जो असल मुद्दे हैं उस असल मुद्दों पर लड़ाई संघर्ष जारी रहेगी। लेकिन ये पीडीए वाला जो फॉर्मूला था ये आगे भी चलेगा अभिमन्यु जी? ये जो पीडीए वाला फॉर्मूला था आगे भी चलेगा? ये काम तय करने का काम जो है समाजवादी पार्टी का है। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी की जो अभिमन्यु जी कुछ कह रहे हैं आलोक अवस्थी जी? ठीक है अभिमन्यु जी, बोलिए आलोक जी। 1 लाख रुपया दे दीजिए, जो महिलाएं खड़ी है आपके पार्टी के ऑफिस के बाहर और मांग रही है, आपके नेता को दौड़ा रही है। और अगर आप आपके राज्य है, 3 राज्यों में सरकार आपकी है, 3 राज्यों में सरकार आपकी है, 1 लाख रुपए सबसे पहले दे दीजिए। हम मान जाएंगे कि आपकी राजनीति सही है, क्योंकि झूठ बोलने की राजनीति और लालच देने की राजनीति जो रही है उसका बंटा हो जाएगा। 1 लाख रुपया हम देंगे, गारंटी कार्ड इशू किया है, उसमें कहीं नहीं लिखा है सरकार बनने के बाद आप लोगों ने लखनऊ में अफवाह फैलाई, आपकी बनी हुई है, जब सरकार बन गई उसके बाद आपने अफवाह फैलाई, क्योंकि वाला आपका दल है, पहले से आप लोग अफवाह फैलाते हैं। आप लोगों ने अफवाह फैलाई, जनता बहुत बड़ा हासिल करती है। और राहुल गांधी हमारी उदाहरण आई नहीं, जब राहुल गांधी लगातार 50 एक सेकेंड, ठीक है, पार्टी आपकी तरफ जुमलेबाज पार्टी नहीं है। चलिए ठीक है, ये इसका फैसला जनता करती है, इसका फैसला जनता करती है कि किसके वादे कितना दम है। और मौजूदा सच्चाई ये है डॉक्टर परमवीर सिंह जी की बड़े बड़े वादे सत्ता पक्ष ने भी किए हैं और उतने ही बड़े वादे विपक्ष के मैनिफेस्टो में भी हैं। अब बताइए, क्या अब असल में जनता को सबकी हकीकत पता चलेगी? उसके पास पक्ष का भी मैनिफेस्टो है, विपक्ष का भी मैनिफेस्टो है, दोनों ने वादे किए, उन्होंने भी सीटें हासिल की, इन्होंने भी सरकार बनाई, लेकिन अब जनता के पास एक पूरा, आप कह लीजिए, कंपैरिजन चार्ट होगा अगले चुनावों से पहले कि किसने क्या दिया है हमें। परमवीर सिंह जी, देखिए विपक्ष ने भी और पक्ष ने भी अपने अपने मुद्दे रखे हैं जनता के सामने। और यहाँ पर देखिए जस्ट थम्पिंग एक टर्म होती है, वो यूज की जाती है। अखिलेश जी भी तो कह रहे थे ना कि 80 की 80 सीटों पे जीत रहे हैं, लड़ाई केवल वाराणसी के ऊपर है। तो बाकी जीते कितने वो जनता के सामने होता है। तो नेता चुनाव के बीच में ऐसी ऐसी बातें सभी दल से करी जाती हैं, तो वो उसका अधिकार है, कीजिए। लेकिन वास्तव में जब ग्राउंड के ऊपर करने की बात आएगी तो असली बात मुद्दों पर आती है। क्योंकि हम लोगों ने तमाम देखा, कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के पास, दिग्विजय सिंह जी के पास भी
महिलाएं पहुंच रही है मध्य प्रदेश में। ये केवल यूपी की बात नहीं है कि वो जो 8,500 रुपया या 1 लाख रुपए की बात करेगी, बेंगलोर में देखा, कर्नाटका में देखा, यूपी में देखा हम लोगों ने, तो ये सब बातें देखी, ये बहुत गलत मैसेज आता है इन सब चीजों का। और असल वास्तव में देखा जाएगा तो अगर आपने यूपी का जो इस बार का इलेक्शन है ये कास्ट लाइन्स के ऊपर, जातीय के ऊपर लड़ने की कोशिश की गई। ऐसे ही चुनाव पूर्व में बिहार में लड़े जाते थे, तो लालू प्रसाद यादव जी आरजेडी ने इसी तरीके से चुनाव लड़ने की कोशिश करी, जबकि ये फॉर्मूला वहां पर धराशायी हो गया है। बिहार के अंदर मात्र 4 सीटें पा पाए आरजेडी। तो ये चीजें इस बार यूपी के अंदर ये फॉर्मूला चल गया, क्योंकि उसके अंदर मैं ये भी बात बोलूंगा, यूपी एक अप्रत्याशित रिजल्ट आया था। जहां तक मैं भी जानता हूँ भाजपा के लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे कि यूपी में तो बहुत अच्छी लीड आएगी, तो शायद हो सकता है उन्होंने ध्यान नहीं करा कि जो जातीय फैक्टर के ऊपर ये कार्ड खेला गया, और ये आगे समय में आने वाले समय में जातीय फैक्टर पे दिक्कत होती है। देखिएगा चुनाव में समाज में बंटवारा हो जाता है इन चीजों के ऊपर, जैसा 90s के दशक में यूपी का माहौल था, आज वैसा ही माहौल दिखाई देता है। चलिए ठीक है, रतिभान त्रिपाठी जी आपका कमेंट, क्योंकि मेरे पास लास्ट 1 मिनट का वक्त है। रतिभान त्रिपाठी जी। देखिए, अगला चुनाव जो होगा वो इन मुद्दों को के साथ साथ होगा, और ये बात सही कि दोनों पक्षों से गलत बातें कही गई, झूठ बोले गए थे, दावे किए गए थे। दावे दोनों पक्षों के कहीं हद तक सही नहीं थे। कई बार तो कहीं सांप्रदायिकता की बात उठाई गई, तो कहीं से जो है संविधान और आरक्षण का गलत मुद्दा उठाया गया। ये बातें उठाई गई, ये ठीक नहीं होता जनता के लिए, जनतंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए। ठीक है। लेकिन अगला चुनाव भारतीय जनता पार्टी भी वो अपनी कमियां जो उनके परिणाम मिला उससे वो कमियां सुधारेगी, मुझे ऐसा लगता है। और अगर नहीं सुधारेगी तो आगे देखा जाएगा क्या जनता क्या देती है। चलिए ठीक है, लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से चर्चाएं शुरू हो गई हैं, और सबसे पहले तो ये कि अब नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अखिलेश यादव का करहल से इस्तीफा तय माना जा रहा है। ऐसे में सवाल है कि अगर दिल्ली चले अखिलेश तो कौन संभालेगा प्रदेश? क्या शिवपाल यादव को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी मिलेगी या फिर कोई और विकल्प तैयार होगा? इस पर नजर रहेगी। फिलहाल महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।